एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी मित्रों का एडुओरिगा के लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के जरिए हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय एडजेक्टिव को लर्न करने के लिए एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की और हम लोगों ने सबसे पहली वीडियो में एडजेक्टिव की प्रॉपर डेफिनेशन, उनके फंक्शंस और उन्हें कितनी क्लासेस में डिवाइड करके रखा गया है इंग्लिश लैंग्वेज में, इन सभी तथ्यों पर हम लोगों ने महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। आज का यह पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर क्लासिफिकेशंस ऑफ एडजेक्टिव्स को लेकर के है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि एडजेक्टिव की लर्निंग सीरीज को बढ़ाने के लिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ एडजेक्टिव्स पर डिटेल में चर्चा करेंगे और खास करके क्लासिफिकेशंस ऑफ एडजेक्टिव्स के अंतर्गत पाए जाने वाले डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करेंगे। यानी यह वीडियो लेक्चर देखने के पश्चात में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और उसके प्रॉपर फंक्शंस, उसके पोजीशंस और साथ ही साथ में उसके अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एडजेक्टिव्स के बारे में आप लोग सब कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए बिना किसी समय की बर्बादी के आज का वीडियो लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन से विभिन्न प्रकार के एडजेक्टिव्स पाए जाते हैं, इन सभी तथ्यों पर जानकारियां हासिल करते हैं। तो जो सबसे पहली बात आपको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सीखने को मिली थी वो कुछ इस तरीके से थी। हम लोगों ने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को डिफाइन किया उसके फंक्शन के बेसिस पे, यानी अगर हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ एडजेक्टिव्स की बात करें तो हम लोग जो सबसे पहली क्लास है एडजेक्टिव की उसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में लर्न कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में हम लोगों ने दो बातें प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही अटेंड कर ली थी और उन दोनों बातों को मैं एक बार फिर से आपके सामने लिखने की कोशिश करूंगा जल्दी से, ताकि आपको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा इस वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड हो सके। तो अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में बात करें तो जो सबसे पहली बात आपको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में सीखने की आवश्यकता है वो उसका फंक्शन है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को सीखने के पहले आप उसकी डेफिनेशन या उसका जो कार्य करने का तरीका है इंग्लिश लैंग्वेज में, आप उसे सीखने की कोशिश जरूर करिए। ऐसा करने से आपकी लर्निंग जो होती है वो आसान हो जाती है। तो अगर हम लोग फंक्शन ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की बात करें तो इसके जरिए हम लोग दो प्रकार का फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग कंप्लीटली बात करें तो वो मिलाकर के एक ही प्रकार का फंक्शन होता है। इसके जरिए हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, इसके जरिए हम लोग डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, यानी वर्णन करने की कोशिश करते हैं। किसका वर्णन करने की कोशिश करते हैं? अ नाउन, एक नाउन का, और अ प्रोनाउन, एक नाउन अथवा प्रोनाउन का वर्णन करने की हम लोग कोशिश करते हैं। किसके जरिए? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के जरिए। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का फंक्शन यानी कार्य क्या हुआ? टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन का वर्णन प्रस्तुत करना। और जो दूसरी बात आपको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में सीखनी है वो क्या है? उसकी पोजीशन के बारे में। ठीक है, तो अगर हम लोग पोजीशन की बात करें, पोजीशनिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू नाउन एंड प्रोनाउन, अगर हम लोग नाउन और प्रोनाउन के रिस्पेक्ट में पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर दो अलग अलग बातें आपके साथ में जुड़ेंगी। अगर हम लोग नाउन के सापेक्ष में बात करेंगे तो नाउन के सापेक्ष में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दोनों ही पोजीशन पर उपयोग में लाए जा सकते हैं, यानी नाउन के पहले की एट्रीब्यूटिव पोजीशन पर भी इन्हें हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और नाउन के बाद में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हुए प्रेडिकेटिव पोजीशन पर भी हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कहते हैं बिग एलिफेंट, तो एलिफेंट आपका नाउन हो गया और बिग आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया, जिसके जरिए आप लोगों ने नाउन के साइज को बताने की कोशिश की। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि बिग हमारा एट्रीब्यूटिव पोजीशन पर यूज होने वाला डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया और एलिफेंट हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। तो उसी तरीके से हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं द एलिफेंट वॉज बिग। तो इसके इस पूरे सेंटेंस में आपने देखा कि एलिफेंट का प्रयोग पहले किया गया और बाद में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वाज का प्रयोग करते हुए बिग को एलिफेंट के साथ में अटैच कर दिया गया। यानी हम लोग कह सकते हैं
कि विद रिस्पेक्ट टू नाउन यानी नाउन के सापेक्ष में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की जो पोजीशन है वो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों तरीके की डिफाइन की जा सकती है, यानी दोनों तरीके से इनका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें विद रिस्पेक्ट टू प्रोनाउन यानी किसी प्रोनाउन के सापेक्ष में अगर हमें क्या यूज करना है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी ऐसा एडजेक्टिव लगाना है जो कि वर्णन प्रस्तुत करने का कार्य करता है, तो हमें इसे कैसा रखना चाहिए, हमें इसे प्रेडिकेटिव रखना चाहिए, यानी हम लोग इसे प्रोनाउन के तुरंत पूर्व लगा करके प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन पेश नहीं कर सकते। तो ऑल इन ऑल टोटलिटी में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने दो प्रमुख बातें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सीख लिया था, जिसको हमने आपके सामने फिर से लिखने की कोशिश की। हमने पहली बात आपको बताई कि भाई डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का फंक्शन यानी जो कार्य है उनका ऐसा है कि इनके जरिए हम लोग किसी एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का कार्य करते हैं, यानी इनके जरिए हम लोग किसी नाउन या प्रोनाउन का वर्णन प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। और अगर हम लोग पोजीशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू नाउन जानने की कोशिश करें, यानी नाउन के सापेक्ष में कहां पर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव लगाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों पोजीशन पर यानी नाउन के पहले और नाउन के बाद में दोनों जगह पे लगाए जा सकते हैं। जबकि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का प्रयोग प्रोनाउन के सापेक्ष में हमें कहां पर करना चाहिए, प्रेडिकेटिव पोजीशन पर करना चाहिए। इन सभी तथ्यों के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर अटेंड ना किया हो वो हमारे यूट्यूब चैनल के कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लैंग्वेज प्लेलिस्ट के अंदर जा करके एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन ऑफ एडजेक्टिव्स वाला वीडियो देख लें, उसमें ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस हुई है। आज के इस वीडियो लेक्चर का जो थीम है वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को कंप्लीटली लर्न करने से संबंधित है। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे कि भाई डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत कितने प्रकार के एडजेक्टिव पाए जाते हैं और उन प्रत्येक प्रकार के एडजेक्टिव्स को हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में उपयोगिता क्या है। तो चलिए हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं या फिर काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के प्रकार की बात करें तो सबसे पहली बात आप लोग याद रखिएगा कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और एक चार्ट आप हमारे साथ में बना लीजिए। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के क्लासिफिकेशन के संबंध में आपको एक चार्ट हमारे साथ में बनाने की आवश्यकता है। जो सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है उसे हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। जो सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है उसे हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। ये एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन के जरिए बनाए जाते हैं और इनके जरिए हम लोग प्रॉपरनेस या बिलोंगिंगनेस को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं किसी भी नाउन के संबंध में। अभी हम लोग इस पर आते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स एक्चुअल में कैसे बनते हैं और कैसे इनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने आपसे बताया कि भाई जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है जिनका काम है नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, उनमें से सबसे पहला एडजेक्टिव है क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। और जो दूसरा एडजेक्टिव है उसे हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जो दूसरे प्रकार के एडजेक्टिव हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को एक और नाम से बुलाया जाता है। इनको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कह सकते हैं। इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। इनके जरिए हम लोग विभिन्न प्रकार का कार्य करते हैं, जैसे किसी भी नाउन के रंग, रूप, आकार, प्रकार, वर्ग, बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब व्यवहार, नेचर, नेचर का मतलब प्रकृति, स्पेसिफिकेशन, प्रॉपर्टी, क्वालिटी इत्यादि चीजों को बताने का कार्य किया जाता है। अभी हम लोग थोड़ी देर में इस बात पर रिटर्न होते हैं, ठीक। जो तीसरे प्रकार का डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है उसे हम लोग प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल, यानी जो हमारे पास में पार्टिसिपल्स हैं, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या फिर पास्ट पार्टिसिपल हो, इन दोनों को मिला करके हम लोग तीसरे प्रकार का डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बनाते हैं। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के तरीके से यूज करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल्स को भी हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के तरीके से यूज करते हैं।
ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल्स को हम लोग एक और नाम से बुला सकते हैं, इनको हम लोग वर्ब एज एन एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, एक हमारे पास में है वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म और एक हमारे पास में वर्ब का थर्ड फॉर्म, और कभी कभी कुछ एक ऐसे भी वर्ब आपके सामने आएंगी जिनका वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि वर्ब के तरीके से उपयोग में लाया जाएगा वो अलग होगा और पास्ट पार्टिसिपल एक्चुअल में अलग होगा। ठीक है, हम लोग उन वर्ब्स के बारे में भी बात करेंगे जब हम लोग वर्ब का चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने ये बात की कि भाई कुछ ऐसी वर्ब हैं, कुछ ऐसे वर्ब के रूप हैं जिनका प्रयोग हम लोग एक एडजेक्टिव के तरीके से करते हैं, और वो वर्ब के कौन कौन से रूप हैं। वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म जिसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के तरीके से उपयोग में लाने वाले हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म या फिर एक और फॉर्म होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म के ही जैसा है जिसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे उपयोग में लाए जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल्स को हम लोग वर्ब एज एन एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। चौथे प्रकार के एडजेक्टिव की हम लोग बात करते हैं। जो चौथे प्रकार का एडजेक्टिव है इसे हम लोग प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव। प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव एक्चुअल में बनाए कैसे जाते हैं? प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव बोलने का मतलब होता है एक हमारे पास में प्रीपोजिशन होगा और उसके बाद में नाउन होगा, और ये जो पूरा फ्रेज होगा प्रीपोजिशन प्लस नाउन को मिला करके जो बनाया गया फ्रेज होगा ये किसी दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा या फिर किसी दूसरे प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपके सामने बोले द बुक इन द कॉर्नर इज माइन, तो द बुक के लिए हमने कौन कौन सी बातें बोली? इस एग्जाम्पल को हम आपके सामने लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पर लिखा द बुक, फिर इसके बाद हमने लिखने की कोशिश की इन द कॉर्नर, और लास्ट में हमने लिखा इज माइन। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पूरे सेंटेंस को देखने की कोशिश करें तो इस पूरे सेंटेंस में बुक हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है, और इस बुक के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास में इतना बड़ा फ्रेज। बात आपने समझी? हमने यहाँ पे किताब की पोजीशन को वर्डन के तौर पे प्रस्तुत किया, किस फ्रेज के जरिए? इन द कॉर्नर के जरिए। और इन द कॉर्नर में हमने कौन कौन सी चीजें रखी हुई है? इन हमारे पास में एक प्रीपोजिशन है और द कॉर्नर हमारे पास में एक नाउन है। तो जब कभी भी हम लोग प्रीपोजिशन प्लस नाउन का फ्रेज, ठीक है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन का जो फ्रेजल स्ट्रक्चर है उसे हम लोग किसी दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, तो इस पूरे फ्रेज को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव बोल देते हैं, क्योंकि इस एडजेक्टिव को हम लोगों ने प्रीपोजिशन से शुरू किया है। और जो आखिरी प्रकार का डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, जो पांचवें प्रकार का डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, उसे हम लोग एडवर्बियल्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्बियल्स कहते हैं। एडवर्बियल्स को हम लोग एडवर्बियल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। एडवर्बियल्स को हम लोग एडवर्बियल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, इनको हम लोग एडवर्बियल्स या एडवर्बियल एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको हम लोग एडवर्ब से बनाते हैं। ठीक है, और एक बात और इनमें खास ये होती है कि ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के साथ साथ में उस नाउन या प्रोनाउन के संबंध में जो आप एक्शन बता रहे होते हैं सेंटेंस में, उस एक्शन को भी मॉडिफाई करने का काम साथ में कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें रमेश इज एन ओकेशनल रीडर, तो अगर हम लोग ओकेशनल रीडर की बात करें तो ओकेशनल रीडर को जब आप डिफाइन करेंगे तो आप बोलेंगे अ पर्सन हु रीड्स ओकेशनली। तो यहाँ पे आपने रीड्स जो कि एक वर्ब है जिसके जरिए हम लोग एक एक्शन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे भी आप मॉडिफाई कर रहे हैं ओकेशनली शब्द के जरिए। तो ओकेशनल रीडर का जो पूरा मीनिंग निकलता है वो हमारे पास में दो तरीके से निकल रहा है। पहली बात,
रीडर हमारा एक नाउन है जिसे ओकेशनल शब्द के जरिए डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। और जब हम ओकेशनल रीडर का पूरा कॉन्टेक्स्ट निकालते हैं, फिर उसका जो मीनिंग निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं या भाव निकालते हैं, तो वो भाव ऐसा निकलता है कि एक आदमी को, एक पर्सन को डिस्क्राइब करने के साथ साथ में ओकेशनल शब्द के जरिए हम लोग रीड वर्ब को भी क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर बैठते हैं। इसी वजह से हम लोग इनको क्या बोलते हैं, एडवर्बियल एडजेक्टिव, या फिर सिंपली हम लोग इनको एडवर्बियल्स के नाम से भी जानते हैं। तो अब तक के इस सेशन में हम लोगों ने ये जानकारी हासिल की कि भाई अगर हम लोग एडजेक्टिव के क्लासेस में अंदर घुसे, यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ एडजेक्टिव्स को डिटेल में लर्न करने की कोशिश करें, तो हमारे पास में जो सबसे पहली क्लास ऑफ एडजेक्टिव आती है उसे हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं, जिनके जरिए हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, जिनके जरिए हम लोग डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं अ नाउन, एक नाउन को, और अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन को, ठीक है, एक प्रोनाउन को। और इनको हम लोग फर्दर 5 वर्गों में विभक्त कर देते हैं, या 5 काइंड्स के डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्रमशः क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, या फिर वर्ब एज एन एडजेक्टिव, प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव, और लास्ट में हमारे पास में आते हैं एडवर्बियल्स या फिर एडवर्बियल एडजेक्टिव। तो अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में 1 बाय 1 इन सभी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को लर्न करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत किस प्रकार के शब्द को शामिल किया जाता है और उनका काम क्या होता है, यानी वो किस प्रकार का वर्णन किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ में जोड़ने का काम करते हैं। तो मित्रों, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर एडजेक्टिव के संबंध में। तो जो सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हुआ उसे हम लोगों ने प्रॉपर एडजेक्टिव का नाम दिया, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई प्रॉपर एडजेक्टिव को बनाया कहाँ से जाता है, मतलब इन्हें किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव के फॉर्मेशन की बात करें तो इनको हम लोग डेराइव करते हैं, इनको हम लोग डेराइव करते हैं कहाँ से, फ्रॉम प्रॉपर नाउन। जो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में, वो यही याद रखनी है कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग कुछ एक शब्द यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारे पास में हो गया इंडियन, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में शब्द हो गया रशियन, नेक्स्ट वर्ड इज चाइनीज, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में शब्द हो गया जापानीज। तो ये कुछ शब्द हमने आपके सामने लिखने की कोशिश की जो कि प्रॉपर एडजेक्टिव के तरीके से कार्य करते हैं। आपने ये देखा कि इन सभी शब्दों को प्रॉपर नाउन के जरिए बनाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग इंडियन को तोड़ दें, 2 भागों में तोड़ दें, तो आप पाएंगे क्या कि इंडियन को बनाने के लिए हमने इंडिया में एन जोड़ दिया है, और इंडिया हमारे पास में कैसा नाउन है, इंडिया हमारे पास में एक प्रॉपर नाउन है। तो आपने देखा कि प्रॉपर नाउन इंडिया से इंडियन बनाया गया, जो कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग रसियन की बात करें तो इसको हम लोग बनाते हैं किससे, रसिया से। रसिया में एन जोड़ करके हम लोग रसियन बना सकते हैं। चाइनीज अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमारे पास में है चाइना, और इसमें हम लोग ESE लगा देंगे और बाद में हम लोग ए को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो चाइनीज शब्द आपका बन जाएगा। इसी तरीके से जापानीज को हम लोग जापान से बनाते हैं, हमारे पास में है जापान, और इसमें हम लोग जोड़ देंगे ESE, तो हमारे पास में शब्द क्या बन जाएगा, जापानीज बन जाएगा। तो आपने ये देखा कि इन चारों शब्दों को, इंडियन, रसियन, चाइनीज और जापानीज, इन चारों शब्दों को प्रॉपर नाउन इंडिया, रसिया, चाइना और जापान से बनाया गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहली बात जो प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में सीखी वो ये थी
कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव्स को हम लोग कहाँ से बनाते हैं, प्रॉपर नाउन से बनाते हैं। यहाँ तक तो रही बात इनके फॉर्मेशन की। अब हम लोग बात करेंगे इनके फंक्शन की, कि इनके जरिए हम लोग किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में किस प्रकार का वर्णन प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास में क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत पाए जाने वाले एडजेक्टिव हैं। तो अगर हम लोग इनके फंक्शन की बात करें या इनके जरिए एक्सप्रेस होने वाले फैक्ट्स की बात करें, तो हम लोग कह सकते हैं कि इनके जरिए हम लोग क्या क्या बताने की कोशिश करते हैं। इनके जरिए हम लोग किसी नाउन या प्रोनाउन के ओरिजिन को बताने की कोशिश करते हैं, यानी जहां से वो उत्पन्न हुआ है। लोकेलिटी को बताने की कोशिश करते हैं। लोकेलिटी का मतलब जहां पर वह रह रहा है या फिर जहां पर वह पाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग प्रॉपरनेस को बताने की कोशिश करते हैं। प्रॉपरनेस बोलने का मतलब होता है कि वो ठीक ठाक तौर पर कहाँ का मूल निवासी है, या फिर कहाँ उसका ठीक ठाक आज की डेट में कहाँ पर उसका प्रॉपर संबंध है। या फिर बिलोंगिंगनेस को भी हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। बिलोंगिंगनेस को भी हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। बिलोंगिंगनेस को हम लोग दूसरे शब्दों में रिलेशन भी कहते हैं, तो हम लोग रिलेशन भी बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि किसी देश के साथ में किसी व्यक्ति का रिलेशन, या फिर किसी देश को किसी व्यक्ति के ओरिजिन के रूप में प्रस्तुत करना हो, किसी लोकल प्लेस को किसी व्यक्ति के साथ में जोड़ना हो, किसी भी प्रकार के प्राणी के साथ में जोड़ना हो, इन सभी तथ्यों को दूसरे तौर पर अगर हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करें, तो कुछ एक ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग नाउन के पहले या नाउन के बाद में या प्रोनाउन के बाद में लगा करके उसी नाउन या प्रोनाउन के उद्भव स्थल के बारे में, उनके पाए जाने वाले स्थान के बारे में, उनके यथार्थता के बारे में, उनके संबंध के बारे में, ठीक है, इन सभी के बारे में वर्णन प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इंडियन शब्द को लें, इंडियन शब्द हमारा क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, और इंडियन शब्द के बाद में हम लोग एक नाउन प्लेस करें, तो हमारे पास में कैसा शब्द बनेगा, हमारे पास में कुछ इस तरीके का फ्रेज बनेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश की इंडियन, और इसके बाद में हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश की पर्सन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पर्सन हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ये एक कॉमन नाउन है। और इंडियन के जरिए आपने क्या बताने की कोशिश की, इंडियन के जरिए आपने ये बताने की कोशिश की कि ये जो पर्सन आप यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस पर्सन का संबंध कहाँ से है, इंडिया से है। यानी यह या तो इंडिया का मूल निवासी है, यानी इसकी प्रॉपरनेस क्या है, इंडिया है, या फिर यह इंडिया का लोकल निवासी है, यानी इंडिया की नागरिकता इसे प्राप्त है, इंडिया का वीजा इसे प्राप्त है और इंडिया में ये रह रहा है, या फिर ये ओरिजिनली इंडिया से ही है, यानी ये किसी दूसरे देश में भी रह रहा है तो क्या हुआ, लेकिन ये कहाँ से पैदा हुआ है, ये इंडिया में इसकी पैदाइश है, यानी ये इंडिया का मूल उत्पन्न हुआ व्यक्ति है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि इंडियन शब्द के जरिए हम लोगों ने इस पर्सन के ओरिजिन, लोकेलिटी या प्रॉपरनेस इत्यादि के संबंध में बातें की। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडियन एक प्रॉपर एडजेक्टिव है, चूंकि इसे प्रॉपर नाउन से बनाया गया है, और इसके जरिए हम लोग ओरिजिन ऑफ अ पर्सन या फिर लोकेलिटी ऑफ अ पर्सन या फिर प्रॉपरनेस ऑफ अ पर्सन व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं एक वर्णन के तौर पर। इस वजह से हम लोग इसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलेंगे। और चूंकि इसके जरिए हम लोग इस पर्सन को डिस्क्राइब करने का काम कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत रखेंगे। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि ये जितने भी शब्द हैं, इंडियन हो गया, रसियन हो गया, चाइनीज हो गया, जापानीज हो गया, इसी तरीके से मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखे चाइनीज फूड। ठीक है, तो फूड का मतलब नाउन हो गया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है ना, एक कॉमन नाउन है, जो चीज खाई जाती है, भोजन, और ये भोजन कहाँ का है, चाइनीज। चाइनीज भोजन बोलने का मतलब क्या हुआ, ये
चाइना में पाया जाने वाला है, या फिर चाइना में इस प्रकार की रेसिपी बना करके लोग उसका क्या करते हैं, सेवन करते हैं। इस वजह से हमने यहाँ इसको क्या बोल दिया, चाइनीज फूड बोल दिया। तो इस भोजन का संबंध कहाँ से हुआ, चाइना से हुआ। और चाइना से इस भोजन का संबंध बताने का काम किसने किया, चाइनीज शब्द ने किया। तो ये चाइनीज शब्द कहाँ से निकलता है, चाइना प्रॉपर नाउन से निकलता है। और प्रॉपर नाउन से बनने वाला यह शब्द आगे आने वाले नाउन के डिस्क्रिप्शन को पेश करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से हम लोग इसे क्या बोल देंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव बोल देंगे। ठीक है। इसी तरीके से जापानीज शब्द का अगर हम लोग उपयोग करने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने आपके सामने वाक्य लिखा, फ्रेज लिखा जापानीज बुक। तो बुक हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। ठीक है। और जापानीज शब्द के जरिए आपने क्या बताने की कोशिश की, आपने जापानीज शब्द के जरिए बुक का डिस्क्रिप्शन पेश करने की कोशिश की, यानी किताब को आपने डिस्क्राइब करने की कोशिश की, वर्णन प्रस्तुत करने की आपने कोशिश की किताब का, कि आपने ये बताया कि यह किताब एक्चुअल में किस भाषा में लिखी गई है, जापानीज भाषा में लिखी गई है, यानी जापान में बोली जाने वाली भाषा में इसे लिखा गया है। इस वजह से यह किताब कैसी है, जापानीज बुक है। या फिर आप ये भी कहना चाहते होंगे कि यह किताब एक्चुअल में जापान की है, यानी यह हमारे देश की नहीं है, यह एक्चुअल में किसी दूसरे देश की है जिसका नाम क्या है, जापान है। तो इस किताब के साथ में इससे संबंधित देश का नाम वर्णन के तौर पर जोड़ने का काम किसने किया, जापानीज शब्द ने किया। तो जापानीज शब्द बना कहां से, जापान प्रॉपर नाउन से बना। तो जापान प्रॉपर नाउन हमारा जापानीज शब्द को डिराइव कर रहा है। इस वजह से हम लोग कह देंगे कि जापानीज शब्द एक जो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के तौर पर प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत रह करके बुक के लिए वर्णन प्रस्तुत करने का काम कर रहा है। तो आपने ये देखा कि इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं जिनके जरिए किसी नाउन या प्रोनाउन के संबंध में इन सभी बातों को एक्सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, वर्णन के तौर पर इन सभी बातों को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है, तो उन सभी शब्दों को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। आप इन सभी बातों को किसी प्रोनाउन के साथ में भी जोड़ सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जो सारे आपके सामने प्रॉपर एडजेक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हें आप प्रोनाउन के साथ में भी जोड़ सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए अगर हम लोग इंडियन, चाइनीज, जापानीज, रसियन इन सभी शब्द को प्रोनाउन के साथ में जोड़ना चाहते हैं, तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी होगी। आपको हमने बताया था कि प्रोनाउन के रिस्पेक्ट में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बाद में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, he was Japanese, he was Japanese। ही के जरिए आप लोग यहाँ पर एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर के पर्सन का बोध कराना चाहते हैं, और ही के लिए डिस्क्रिप्शन के तौर पे, वर्णन के तौर पे आपने किस शब्द का प्रयोग किया है, जापानीज शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब आप बताना चाहते हैं वह जापान का निवासी था या फिर वह जापानी था। जापानी था का मतलब क्या हुआ, या तो वो जापान में पैदा हुआ था, या फिर उसे जापान की नागरिकता प्राप्त थी, या फिर वह जापान से आया हुआ था। तो इस तरीके से आपने जापान देश से ही का संबंध स्पष्ट करने की कोशिश की, और ये कार्यभार किसने किया, जापानीज शब्द ने किया। तो इसे हम लोग सबसे पहले तो ये प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, इस वजह से हम लोग इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। और चूंकि इसे प्रॉपर नाउन से बनाया गया है, इस वजह से हम लोग इसे क्या बोल देंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव बोल देंगे। बातें आपको कंफर्म है? तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं उनके जरिए हम लोग किसी नाउन के ओरिजिन, लोकेलिटी, प्रॉपरनेस, बिलोंगिंगनेस या रिलेशन इत्यादि को वर्णन के तौर पर प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। तो ये पहले प्रकार का डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हुआ। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे प्रकार के डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की, जिनको हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कह सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कह सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी
हेडिंग लगा सकते हैं या फिर एक कंप्लीट हेडिंग लगाइए, उनमें दोनों बातों को नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर हम लोग बात करें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई इनके जरिए हम लोग किस प्रकार का वर्णन किसी नाउन या प्रोनाउन के संबंध में प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। तो किसी नाउन या प्रोनाउन के साइज को बताना हो, शेप को बताना हो, कलर को बताना हो, स्ट्रक्चर बताना हो, ठीक है, इसके अतिरिक्त हाइट बताना हो, वेट बताना हो, लेंथ, ठीक है, विड्थ, नेचर, बिहेवियर, क्वालिटी, प्रॉपर्टी, स्पेसिफिकेशन, एटसेट्रा। और भी बहुत सारी चीजें जो इस प्रकार के वर्ग में आती हैं, उन सभी चीजों को अगर आप नाउन या प्रोनाउन के संबंध में वर्णन के तौर पे प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के शब्दों के जरिए हम लोग किसी नाउन या प्रोनाउन के साइज यानी आकार, शेप, आकृति, कलर, रंग, स्ट्रक्चर, संरचना, हाइट, ऊंचाई, वेट, भार, लेंथ, लंबाई, विड्थ, चौड़ाई, नेचर, प्रकृति, बिहेवियर, स्वभाव या व्यवहार, क्वालिटी, विशेषता, प्रॉपर्टी, गुणधर्म, स्पेसिफिकेशंस भी एक्चुअल में गुणधर्म के ही जैसा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसके अतिरिक्त और भी कुछ चीजें हैं जो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के जरिए। जैसे आप काइंड्स के बारे में बात कर सकते हैं, टाइप्स के बारे में बात कर सकते हैं, क्लास के बारे में बात कर सकते हैं, वैरायटी के बारे में भी बात कर सकते हैं। मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर आपको विविधता बतानी है तो भी आप जो है किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी चीजों को समझने के लिए कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं, तो हमारे दिमाग में बातें जो है थोड़ा सा आसानी तौर पर घुसेंगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिख दी, ठीक, लेकिन हमारे पास में हेडिंग में क्या दिखाई दे रहा है, केवल एक शब्द दिखाई दे रहा है, क्वालिटी। तो ऐसा नहीं है कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के जरिए आप लोग केवल क्वालिटी ऑफ अ नाउन या प्रोनाउन ही बताने की कोशिश करते हैं, मतलब केवल विशेषता ही बता करके बात खत्म हो जाती, नहीं। आप जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के जरिए इन सभी बातों को और भी बहुत सारी बातों को किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ में वर्णन के तौर पर जोड़ सकते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स का कुछ एक एग्जाम्पल लें तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने सबसे पहले जो है लेक्चर में इस तरीके का कुछ एक एग्जाम्पल किया भी था। हमने यहाँ पे लिखा बिग एलिफेंट या फिर हमने यहाँ पर लिखा लॉन्ग रॉड, ठीक है, नाइस फूड, ब्यूटीफुल गर्ल, गुड पर्सन, रेड शर्ट, रेड शर्ट, बल्कि बॉक्स, हाई टावर। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश की, ठीक है।
इन एग्जाम्पल्स को अगर आप एग्जामिन करेंगे तो एलिफेंट हमारा एक कॉमन नाउन है, रॉड कॉमन नाउन, फूड कॉमन नाउन, गर्ल कॉमन नाउन, पर्सन कॉमन नाउन, शर्ट कॉमन नाउन, बॉक्स कॉमन नाउन और टावर, ये सभी के सभी हमारे पास में क्या है, नाउन है, यानी ये कॉमन नाउन है। इन सभी शब्दों के पहले लगने वाले शब्दों के जरिए आप लोगों ने इन सभी नाउन को क्या किया है, बारी बारी से डिस्क्राइब करने का काम किया है, यानी इनको आपने इनका वर्णन प्रस्तुत करने का काम किया है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बिग के जरिए आप लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, बिग के जरिए आप लोग साइज बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। साइज का मतलब आकार, तो आप लोग एलिफेंट का आकार बताने का काम किस शब्द के जरिए कर रहे हैं, बिग के जरिए। तो बिग हमारा क्या हो गया, साइज बताने वाला शब्द हो गया, किसी नाउन के साइज को वर्णन के रूप में प्रस्तुत करने वाला शब्द हो गया। तो बिग हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। लॉन्ग के जरिए आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, लॉन्ग के जरिए आप लोग यहाँ पर लेंथ ऑफ रॉड बताने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब रॉड की लंबाई, यानी एक डायमेंशन आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, ये सभी क्या होते हैं, डायमेंशन ऑफ एनी बॉडी, मतलब किसी एक वस्तु के किसी एक वस्तु के क्या होते हैं, डायमेंशन, यानी विमाएं होती हैं अलग अलग। तो आप लोग रॉड का एक विमा बताने की कोशिश कर रहे हैं, लंबाई बताने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग द रॉड इज, मतलब ये रॉड लंबा है कि छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से लॉन्ग शब्द ने क्या किया, रॉड को डिस्क्राइब किया और रॉड के लेंथ को इसने बताने की कोशिश की, इस वजह से ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। इसी तरीके से फूड को आप यहाँ पर फूड कैसा है, मतलब देखने में अच्छा है कि नहीं है, खाने में स्वादिष्ट है कि नहीं है, इस तरीके की बात आप व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं नाइस शब्द के जरिए। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इस फूड की एक प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म को आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, या क्वालिटी ऑफ फूड भी बताने की कोशिश आप कर रहे हैं नाइस शब्द के जरिए। तो नाइस के जरिए आप लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, नाइस के जरिए आप लोग क्वालिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फूड, यानी इस भोजन की विशेषता। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ब्यूटीफुल के जरिए आप लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ब्यूटीफुल के जरिए आप लोग इस लड़की के रूप के बारे में बात कर रहे हैं, रूप की विशेषता बता रहे हैं, यानी यहाँ पर भी आप लोग यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्वालिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, विशेषता बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़की कैसी है, सुंदर है। तो आपने इन सभी शब्दों को बारी बारी से एग्जामिन किया और ये पाया कि इनके जरिए हम लोग साइज, लेंथ, क्वालिटी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो गुड शब्द है इसके जरिए कई बातें पर्सन के बारे में बताई जा सकती है, जैसे इसके जरिए हम लोग पर्सन की क्वालिटी बता सकते हैं, इसके जरिए हम लोग पर्सन का बिहेवियर बता सकते हैं, इसके जरिए हम लोग पर्सन का नेचर बता सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग क्या कर सकते हैं, गुड के जरिए किसी पर्सन के साथ में एक डिस्क्रिप्शन के तौर पर जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से शर्ट के लिए आपने रेड शब्द के जरिए कलर बताने की कोशिश की है, कलर का मतलब होता है रंग, शर्ट का रंग आपने किस शब्द के जरिए बताया है, रेड शब्द के जरिए बताया। तो रेड शब्द हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और इसे हम लोगों ने कलर बताने की कोशिश की, इस वजह से ये हमारा शब्द कैसा हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। बल्कि बॉक्स, बल्कि शब्द के जरिए आपने बॉक्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, और बल्कि शब्द के जरिए आपने यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की है, शेप बताने की कोशिश की है, या फिर आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं, हमने यहाँ पर शेप या फिर साइज बताने की कोशिश की है, यानी आकार या आकृति बताने की कोशिश की है। तो इस वजह से ये शब्द भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। हाई के जरिए आपने क्या बताने की कोशिश की, हाई के जरिए आपने टावर की ऊंचाई, ये ऊंचा है कि ऊंचा नहीं है, ये बात आपने करने की कोशिश की है। इस वजह से हाई शब्द भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव उन शब्दों को हम लोग कहते हैं जिनके जरिए किसी नाउन या प्रोनाउन के साइज, शेप, स्ट्रक्चर, नेचर, क्वालिटी, प्रॉपर्टी, स्पेसिफिकेशंस, इन सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के साथ में डिस्क्रिप्शन के तौर पर जोड़ने का कार्य करते हैं।
तो मित्रों, अब तक के वीडियो सेशन में हम लोगों ने दो प्रकार के डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव लर्न किए। सबसे पहले प्रकार का डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हम लोगों ने प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में बातें सीखी। फिर इसके बाद में हम लोगों ने बात की एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। आइए अब हम लोग एक और प्रकार का डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव सीखने की कोशिश करते हैं, जिसे हम लोग वर्ब एज एन एडजेक्टिव कहते हैं, या फिर जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल्स कहते हैं। यानी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं पार्टिसिपल्स की, और ये तीसरे प्रकार के डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। पार्टिसिपल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और ये तीसरे प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं। अगर हम लोग बात करें पार्टिसिपल्स की, ठीक है, तो पार्टिसिपल्स एक्चुअल में दो प्रकार के हैं। जो सबसे पहले प्रकार का पार्टिसिपल है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो दूसरे प्रकार का पार्टिसिपल है इसे हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब पहले आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि एक्चुअल में पार्टिसिपल्स कहाँ से डिराइव होता है, यानी कहाँ से इसे लाया जाता है। तो अगर हम लोग पार्टिसिपल्स की बात करें तो पार्टिसिपल्स एक्चुअल में क्या है? वर्ब का एक फॉर्म है, अ फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब एक हमारे पास में मेन वर्ब या ऑक्सिलरी कह रहे हैं, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब है, उसका एक रूप क्या कहलाता है? पार्टिसिपल कहलाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्चुअल में क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्चुअल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी लगा देते हैं और उसे एडजेक्टिव के तरीके से यूज करना चाहते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एज एन एडजेक्टिव अगर प्रयोग में लाया गया किसी भी वाक्य में, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। बात आपको कंफर्म है? और अगर हम लोग पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव के तरीके से प्रयोग किया गया किसी वाक्य में, तो हम लोग इसे क्या बोल देंगे? पास्ट पार्टिसिपल। कुछ एक एग्जांपल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि ये एक्चुअल में फंक्शन कैसे कर रहे हैं। हमने यहाँ पे आपके सामने लिखा बर्निंग पेपर, बर्निंग पेपर, ये दोनों मिलाकर के एक ही शब्द है। मैं इसको एक ही लाइन में आपके सामने लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा बर्निंग पेपर। पेपर हमारा क्या है? नाउन है। पेपर हमारा क्या है? नाउन है, एक निर्जीव वस्तु का नाम है, इस वजह से नाउन है। और अगर हम लोग बर्निंग की बात करें तो बर्निंग शब्द के जरिए आपने क्या बताने की कोशिश की है? बर्निंग शब्द के जरिए आपने पेपर को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, पेपर का वर्णन प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि पेपर एक्चुअल में किस प्रकार की अवस्था में है, ठीक है। जलती हुई अवस्था में। जलती हुई अवस्था का मतलब जलने की क्रिया उस पेपर पर देखी जा सकती है, जलने की क्रिया उस पेपर पर देखी जा सकती है। यानी वर्ब के द्वारा जो व्यक्त होने वाला एक्शन है उसका इंपैक्ट आपके सामने विजिबल है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब का पार्टिसिपेशन नाउन के साथ में अभी चालू है, इस टाइम पे दिखाई पड़ सकता है। इस वजह से बर्निंग हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। बात आपको कंफर्म है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एज एन एडजेक्टिव अगर हम प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रेजेंट में अगर हम लोग वर्तमान में किसी वर्ब का पार्टिसिपेशन दिखाना चाहते हैं तो हमें मजबूरन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके ही, यही एक फॉर्म है जो कि उपयोग में लाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें, अगर आसान शब्दों में, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर एक एडजेक्टिव के तरीके से प्रयोग हो रहा है तो ऐसी दशा में वर्ब का पार्टिसिपेशन यानी वर्ब के क्रियान्वित स्वरूप को हम लोग किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ में जुड़ता हुआ देख सकते हैं। इस वजह से हम लोग इस फॉर्म को एडजेक्टिव के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और अगर हम लोग बात करें पास्ट पार्टिसिपल की, तो हमने लिखा यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव। इसका भी एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं। हमने यहाँ पे लिखा सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या है? नाउन है। प्रॉब्लम्स का मतलब समस्या है।
समस्याएं शब्द यहाँ पे क्या है, नाउन है, एक फैक्ट का नाम है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट का नाम हो गया तो नाउन हो गया। इस नाउन के साथ में हल करने की क्रिया संपादित की जा चुकी है। प्रॉब्लम्स के साथ में हल करने की प्रक्रिया संपादित की जा चुकी है और उसके बाद में आपने यहाँ पे प्रॉब्लम्स का जिक्र किया है। तो इसका मतलब अभी जो सॉल्व करने की क्रिया है उसका पार्टिसिपेशन विजिबल नहीं है, उसका रिजल्ट आपके सामने है। पार्टिसिपेट, वर्ब पार्टिसिपेट कर चुकी है और उसके बाद में हम लोग प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा क्या, सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, यानी हल की गई समस्या, यानी इन्हें हल किया जा चुका है। तो आपने यहाँ पर देखा कि वर्ब का पार्टिसिपेशन समाप्त हो चुका है और उसके बाद में जो रिजल्ट है वो आपके सामने लिखा गया है। तो यहाँ पर नाउन को डिस्क्राइब करने का काम सॉल्व ने किया और सॉल्व एक्चुअल में वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग। बिल्डिंग्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, जिसका मतलब भवन हो सकता है, ठीक है। बिल्डिंग्स यहाँ पे हो गया नाउन और इस नाउन को डिस्क्राइब करने का काम कौन कर रहा है, डिस्ट्रॉयड शब्द के जरिए। डिस्ट्रॉयड का मतलब बर्बाद किए गए, जिनको तबाह कर दिया गया हो। तो हम लोग यहाँ पे कहना चाहते हैं तबाह किए गए भवन, यानी हम लोग उन भवनों के बारे में बात कर रहे हैं जिन पर तबाह करने की क्रिया संपन्न हो चुकी है। यानी अब इसका पार्टिसिपेशन आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। डिस्ट्रॉय वर्ब का जो पार्टिसिपेशन है, जो सहभागिता है उसकी, वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्रियान्वित रूप आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। इस क्रिया के संपन्न होने के बाद में जो बिल्डिंग्स का स्वरूप है वो आपको दिखाई पड़ेगा। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर उन बिल्डिंग्स के बारे में बात की जा रही है जिनके ऊपर आपने तबाह करने की प्रक्रिया क्या कर ली है, पूर्ण कर ली है। इस वजह से इस वर्ब का पार्टिसिपेशन अब आपका विजिबल नहीं है, उसका रिजल्ट आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो डिस्ट्रॉयड शब्द के जरिए आप लोगों ने एक नाउन को डिस्क्राइब करने की कोशिश की, एक नाउन का वर्णन प्रस्तुत करने की कोशिश की। इस वजह से डिस्ट्रॉयड शब्द भी हमारा क्या हो गया, एक एडजेक्टिव के तरीके से हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिस्ट्रॉयड शब्द वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो कि एक एडजेक्टिव के तरीके से प्रयोग हो रहा है, एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव के तरीके से प्रयोग हो रहा है। इस वजह से हम लोग इसे क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। तो संभवतः इन पूरे डिस्कशन के बाद में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल भी समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, और जो कसर बाकी है वो हम लोग वर्ब के चैप्टर में कवर कर लेंगे। इन पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि कहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कहाँ पे ये मेन वर्ब के रूप में है, ठीक है ना। वर्ब के चैप्टर में हम लोग इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। लेकिन हम लोगों ने आल इन आल ये बात समझ ली कि भाई जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के जो तीसरे कैटेगरी है उसे हम लोग पार्टिसिपल्स कहते हैं, या फिर इन्हें वर्ब एज एन एडजेक्टिव भी कहा जाता है। और पार्टिसिपल्स हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है और दूसरा हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, जिनका प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के तरीके से कर रहे होते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाने के लिए हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और उसमें आईएनजी लगा देते हैं और इसे एक एडजेक्टिव के तरीके से यूज कर लेते हैं। तो यही चीज हमारा क्या बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वह पार्टिसिपल है जिसमें वर्ब का क्रियान्वित रूप किसी नाउन के साथ में या प्रोनाउन के साथ में जुड़ता हुआ देखा जा सकता है, जबकि पास्ट पार्टिसिपल वह पार्टिसिपल है जिसमें वर्ब का क्रियान्वित रूप आपको नहीं दिखाई पड़ता है। क्रियान्वयन के पश्चात में जो रिजल्ट है वो आपको नाउन के ऊपर या फिर प्रोनाउन के साथ में जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इन दोनों का प्रयोग हम लोग किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कर रहे होते हैं। और ऐसी दशा में इन दोनों क्रिया के रूपों को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वर्णन करने वाले एडजेक्टिव के रूप में प्रस्तुत कर रहे होते हैं। और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल्स बोलते हैं। तो हमने ये बातें सीख ली कि भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल्स का प्रयोग एक्चुअल में वर्ब का एक एप्लीकेशन ही है, यानी वर्ब को हम लोग एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर सकते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब हम लोग इसके बाद में बात करने वाले हैं
प्रेपोजिशनल एडजेक्टिव के बारे में और तत्पश्चात हम लोग बात करेंगे एडवर्बियल्स के बारे में। तो मित्रों अब हम लोग बात करेंगे चौथे प्रकार के डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में, जिसे हम लोग प्रेपोजिशनल एडजेक्टिव कहते हैं। नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्रेपोजिशनल एडजेक्टिव्स वे एडजेक्टिव हैं जिनमें कहीं न कहीं हम लोग प्रेपोजिशन का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशनल एडजेक्टिव को बनाने के लिए हमारे पास में सिंपल स्ट्रक्चर है। प्रेपोजिशनल एडजेक्टिव को बनाने के लिए हमारे पास में सबसे पहले सामने आते हैं प्रेपोजिशंस, और इस प्रेपोजिशन के बाद में हम लोग आर्टिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसके बाद में नाउन का प्रयोग कर लेते हैं। और इस पूरे फ्रेज को, ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है प्रेपोजिशन और नाउन को मिला करके, इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम लोग एज एन एडजेक्टिव प्रयोग कर लें किसी भी सेंटेंस में, एज एन एडजेक्टिव प्रयोग कर लें किसी भी सेंटेंस में, तो इसी बात को हम लोग क्या कहने लगते हैं, प्रेपोजिशनल एडजेक्टिव कहने लगते हैं। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रेपोजिशनल एडजेक्टिव्स वे एडजेक्टिव हैं जिनका प्रयोग हम लोग किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कर रहे होते हैं। और इन्हें कैसे बनाया जाता है, इन्हें प्रेपोजिशन और नाउन दोनों को मिला करके बनाया जाता है। और इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग एज एन एडजेक्टिव किसी वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के संबंध में, तो इस पूरे फ्रेज को हम लोग क्या कहने लगते हैं, प्रेपोजिशनल एडजेक्टिव कहने लगते हैं। क्योंकि इन्हें प्रेपोजिशन से बनाया जाता है, इस वजह से हम लोग इन्हें क्या बोल देते हैं, प्रेपोजिशनल एडजेक्टिव। अब रह गई बात कुछ एक एग्जांपल्स की, जैसे ही was sitting, he was sitting in the corner। एक एग्जाम्पल हमने इस तरीके से लिखा, और एक एग्जाम्पल हमने यहां पे लिखा द बुक इन द कॉर्नर, द बुक इन द कॉर्नर was mine। अब इन दोनों बातों को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, दोनों ही वाक्यों में हमने इन द कॉर्नर शब्द का प्रयोग किया है, और इन द कॉर्नर शब्द को अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो इन हमारे पास में प्रेपोजिशन है, और द के साथ में जो कॉर्नर है ये पूरा का पूरा क्या है, हमारे पास में नाउन है। क्योंकि द का संबंध इसे नाउन के साथ में है, तो हम लोग पूरी चीज को क्या मान सकते हैं, नाउन के जैसा फंक्शन देने वाला फ्रेज मान सकते हैं। दूसरे वाले वाक्य में भी इसी तरीके से चीजों को जोड़ा गया एक दूसरे के साथ में। अब रह गई बात ये कि क्या ये प्रेपोजिशन प्लस नाउन का जो स्ट्रक्चर है वो एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों जो है, इन दोनों सेंटेंसेस में जो आपके पास में ये फ्रेज विजिबल है, जो फ्रेज आपको दिखाई दे रहा है इन द कॉर्नर, ये दोनों का फंक्शनिंग अलग अलग है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हमने यहाँ पे बोला ही का मतलब हो गया प्रोनाउन जो कि एक सब्जेक्ट हो गया, वाज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, सिटिंग बैठा हुआ था, वह बैठा हुआ था। अगर वह बैठा हुआ था तो वो किसी स्थान पर बैठा हुआ होगा, और उस स्थान का नाम देने की हम लोगों ने किसके जरिए कोशिश की, इन द कॉर्नर के जरिए हमने यहाँ पर नाम देने की कोशिश की। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कॉर्नर प्लेस हो गया, और इन हमारा वो प्रेपोजिशन हो गया जो कि इस सिटिंग के लिए, इस बैठे जाने की क्रिया को संपन्न करने के लिए एक प्लेस को इसके साथ में इनडायरेक्टली जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसका मतलब द कॉर्नर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और इन हमारा इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के साथ में कनेक्ट करने वाला प्रेपोजिशन हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इन द कॉर्नर का प्रयोग एक्चुअल में बैठे जाने के लिए स्थान का नाम बताने की कोशिश की गई है, यानी ये हमारा नाउन के जैसा एक फीलिंग देता है। ठीक है, और अगर हम लोग दूसरे वाले सेंटेंस की बात करें तो द बुक में बुक हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, और इसी किताब को डिस्क्राइब करने का काम किया जा रहा है इसके जरिए। इन द कॉर्नर के जरिए आप अगेन एक प्लेस का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्थान बताने की कोशिश कर रहे हैं किताब के लिए, लेकिन साथ ही साथ में आप लोग ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस किताब के लिए, इस किताब के रखे जाने के स्थान को वर्णन के तौर पर किताब के साथ में जोड़ने का भी काम आप इन द कॉर्नर शब्द के जरिए कर रहे हैं, इस फ्रेज के जरिए। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इन द कॉर्नर जो है वो एक्चुअल में क्या है, इस द बुक के लिए एक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है,
ये द बुक के लिए क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है, इस वजह से इन द कॉर्नर यहाँ पे क्या हो गया, प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं इन द कॉर्नर के जरिए हम लोग पोजीशन एज और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव द बुक के साथ में अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने ये देखा कि भाई प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इस प्रकार का स्ट्रक्चर यदि किसी वाक्य में किसी नाउन के संबंध में एडजेक्टिव का काम करने लगता है तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव बोल देते हैं। तो प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव संभवतः आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इस तरीके से बना सकते हैं। कोई प्रीपोजिशन लीजिए, एक नाउन लीजिए और इस पूरे फ्रेज को अगर आप किसी दूसरे नाउन के लिए एज एन एडजेक्टिव प्रयोग में ला सकते हैं तो ये पूरा फ्रेज हमारा क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे आप इन द कॉर्नर देखे हैं, इसी तरीके से आप लोग एक और फ्रेज लिख सकते हैं, एट द टॉप, ठीक है, एट द बॉटम, एट द बॉटम। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं इन द मिडिल। ये सारे फ्रेज आप जो है किसी भी नाउन के साथ में उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। नाउन के तुरंत बाद आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इन द मिडिल, एट द बॉटम, एट द टॉप, इन सभी में आप एक प्रीपोजिशन देख रहे हैं और इसके बाद में क्या देख रहे हैं, एक नाउन देख रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रीपोजिशन और एक नाउन, इन दोनों चीजों को मिला करके अगर आप एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बना सकते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताने का कार्य कर सकते हैं, तो इन प्रकार के फ्रेजेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव। तो मित्रों, सबसे आखिरी प्रकार के डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव पर हम लोग चर्चा करेंगे जिसको हम लोग एडवर्बियल्स कहते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में इनको एडवर्बियल एडजेक्टिव भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इन्हें कुछ भी कह सकते हैं, या तो इन्हें एडवर्बियल एडजेक्टिव कह सकते हैं या फिर इनको आप क्या बोल सकते हैं, एडवर्बियल्स भी बोल सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी नाम लीजिए, एक ही बात है यहाँ पर, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य एक साथ में करते हैं, ठीक है। ये शब्द जो भी हैं इनके जरिए हम लोग वर्ब को मॉडिफाई भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ में एक नाउन को डिस्क्राइब भी कर रहे होते हैं। मतलब नाउन का वर्णन कर रहे हैं, इस वजह से ये एडजेक्टिव हो गए, और वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, इस वजह से ये क्या हो गए, एडवर्ब हो गए। इसी वजह से दोनों चीजों को मिला करके हम लोग इनको या तो एडवर्बियल्स बोल देते हैं या फिर एडवर्ब से बनने वाले एडजेक्टिव, या फिर एडवर्ब जो कि एक एडजेक्टिव के तरीके से प्रयोग होने वाला है, ठीक है। कुछ एक एग्जाम्पल्स के जरिए इन सभी तथ्यों को हम लोग स्पष्ट करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा आपके सामने एक एग्जाम्पल, रोहन इज अ हार्ड वर्कर। रोहन इज अ हार्ड वर्कर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से समझिएगा तो जो रोहन है ये हमारे पास में नाउन हो गया, अ हार्ड वर्कर इस नाउन का डिस्क्रिप्शन हो गया। अ हार्ड वर्कर एक्चुअल में क्या हुआ, इस नाउन का डिस्क्रिप्शन होगा। तो सबसे पहली बात तो आपके सामने ये निकल करके आई कि यहां से लेकर के यहां तक जो फ्रेज लिखा हुआ है वो इस रोहन के लिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का फ्रेज बन करके काम कर रहा है। एक बात तो यहाँ पर ये समझ में आती है। अब अगर हम लोग अ हार्ड वर्कर की बात करें तो वर्कर हमारे पास में नाउन है जो कि वर्क वर्ब से बना हुआ है, इसको हम लोग वर्बियल नाउन कहते हैं। वर्बियल नाउन बोलने का मतलब वर्ब में कुछ सफिक्स लगा करके अगर नाउन बना दिया जाए, ठीक है। वर्कर का मतलब होता है वन हु वर्क्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कार्य करता है, उसे हम लोग वर्कर कहते हैं। और अगर हम लोग हार्ड की बात करें तो हार्ड एक एडजेक्टिव है, और दूसरे शब्दों में कहें तो हार्ड एक एडवर्ब भी है। क्यों? क्योंकि जो आगे आने वाला नाउन है उसमें वर्ब भी बैठी हुई है। तो अगर इस हार्ड के जरिए आप लोग इस नाउन को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप दो चीजों को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये कि प्रेजेंट टाइम में ये शब्द हमारा नाउन की पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, तो इस वजह से हार्ड शब्द के जरिए आप लोग इस नाउन को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से ये एडजेक्टिव हो गया।
और दूसरी चीज ये है कि अगर इस वर्ब की इस नाउन के पूरी मीनिंग को या फिर इसे पूरे तरीके से क्या कर दिया जाए, अलग अलग करके लिखा जाए, इस वर्कर को ऐसे लिखा जाए, वन हु वर्क्स। तो इसमें एक वर्ब आती है वर्क, उसे भी आप मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं किस शब्द के जरिए, हार्ड शब्द के जरिए। दूसरे तरीके से आप लोग कह सकते हैं हार्ड वर्कर का पूरा मीनिंग अगर आप निकालेंगे तो पूरा मीनिंग निकलेगा वन हु वर्क्स हार्ड। अब आप देखेंगे कि यही शब्द जो आपने यहां पर लिया था, यह शब्द इस वर्ब के बाद में आकर के काम कर रहा है, ठीक है। और ये वर्ब हमारी कैसी हुई, ये वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। और आपको पता होगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में हम लोग किसका प्लेसमेंट करते हैं, एडवर्ब का प्लेसमेंट करते हैं। तो आपने ये देखा कि जो हार्ड शब्द जो आपको यहाँ पर एडजेक्टिव का फंक्शन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वही शब्द इस पूरे फ्रेज की मीनिंग में एडवर्ब का भी फंक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी शब्द हैं जो एडजेक्टिव का भी फंक्शन कर रहे हो और साथ ही साथ में किसी मतलब इस पूरे फ्रेज के अर्थ में पाई जाने वाली किसी वर्ब को मॉडिफाई करने का भी काम कर रहे हो, उन सभी शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्बियल्स कहते हैं या फिर एडवर्बियल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने की बात की जा रही है तो इस पूरे सेंटेंस में हार्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि इसके जरिए आपने नाउन को डिस्क्राइब करने की कोशिश की। और अगर हम लोग इस वाले फ्रेज की बात करें तो इस वाले फ्रेज में हार्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि इसने इस वर्क्स वर्ब को क्या करने की कोशिश की, मॉडिफाई करने की कोशिश की। इस तरीके के कई भी शब्द हो सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं इस तरीके से, रोहन इज अ फ्रीक्वेंट रीडर। ठीक है। अब इस पूरी बात को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वन हु रीड्स फ्रीक्वेंटली। वन हु रीड्स फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है जल्दी जल्दी, ठीक है, जिसकी आवृत्ति क्या हो, ज्यादा हो। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंट शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि रीडर शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। और रीडर शब्द बना कहां से है, वर्ब से बना है। इसका मतलब इस नाउन को डिस्क्राइब करने के साथ साथ में फ्रीक्वेंट शब्द इस नाउन के अंतर्गत पाई जाने वाली वर्ब को मॉडिफाई भी करने का काम करेगा, जो कि हमें यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन में दिखाई पड़ रहा है। तो फ्रीक्वेंटली शब्द हमारे पास में क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, और रीड्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। तो आपने ये देखा कि भाई हार्ड शब्द है, ठीक है, फ्रीक्वेंट शब्द है, इसी तरीके से और भी शब्द है, फॉर्मर, ठीक है, पास्ट, ओकेशनल। ये जितने भी शब्द हमने आपके सामने बोले, फॉर्मर, पास्ट, हार्ड और फ्रीक्वेंट और ओकेशनल, ये सभी शब्द अपने आगे आने वाले वर्बियल नाउन को डिस्क्राइब करने के साथ साथ में उस वर्बियल नाउन के अंतर्गत छिपी हुई वर्ब को मॉडिफाई करने का भी काम करते हैं। इस वजह से इन शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्बियल्स या फिर एडवर्बियल एडजेक्टिव्स हम लोग बोलते हैं। तो इन सभी तथ्यों के साथ में हम लोगों ने जो 5 प्रमुख प्रकार के डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, उन्हें हम लोगों ने सीखने की एक बेहतरीन कोशिश की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक बातें अपनी जो है समाप्त करेंगे, और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स के ऊपर, जिन्हें हम लोग दूसरे शब्दों में डिटरमाइनर्स के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद।